हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इंटरव्यू सीरीज नाम इसका प्लेलिस्ट का रहेगा, और जो एक अलग प्लेलिस्ट आपको दिखेगा हमारे चैनल पे, इसके अंतर्गत हम ट्रांसलेटर एग्जाम्स में सफलता पाने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे, उन्होंने सफलता कैसे पाई इसके बारे में जानेंगे, ताकि आप जो तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं उनको मदद मिल सके। इसी क्रम में आज हमने इनवाइट किया है सबसे पहले, और वो खुद अपने बारे में बताएंगी। इसलिए मैं शुरुआत में आपको बस इतना बता देना चाहता हूं कि वो राजभाषा में इस बार उनका चयन हुआ है और ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे ये इनका चयन हुआ है। तो स्वागत करते हैं दीपशिखा चौधरी जी का। दीपशिखा चौधरी जी, आप सबका आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू और सर। आप अपना परिचय सबसे पहले अपने बारे में बताएं। जी सर। सर, जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि मेरा नाम है दीपशिखा चौधरी, और मैंने एसएससी जीएसटी 2022 की परीक्षा दी थी और उसमें मैं सफल हुई हूँ। और मेरा जो चयन हुआ है वो राजभाषा विभाग में हुआ है। जी ठीक है। जी सर। और आपका ये कितना अटेम्प्ट था और ये आपके कितने रैंक रहे इस बार? सर, एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, अच्छा, और वाह, ग्रेट। मेरी रैंक आई है 322। ओके, ठीक है। जैसा जी कि सर। आपने बताया कि आपका पहला अटेम्प्ट रहा है और आपकी रैंक इस बार आई है 322। ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले तो हम पूरे परिवार की तरफ से, लर्नर्स फेलो टीम की तरफ से, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम थैंक यू सर। कि थैंक यू आपका सो ये मच। पहला पड़ाव यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आपको हम आने वाले कुछ सालों में जब आपसे फिर हम इंटरव्यू करें तो और भी अच्छे पद पे और इससे ऊपर या और कुछ अच्छा सुनने को हमें मिले, और ये अपने आप में जी बहुत सर। बड़ी बात है। तो खुशी का माहौल तो काफी ज्यादा होगा आपके परिवार में। सर यस सर, मेरे फैमिली बहुत खुश है, और सबसे ज्यादा मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वो तो हर जगह मेरे साथ जाते थे, जैसे कि कोई बुक लानी हो या फिर कोई कोई एफिडेविट बनवाना हो। मतलब इतने चक्कर काटे ऑफिस के, जैसे डीवी वगैरह भी हमारा हो चुका है। जी जी तो उसमें भी मतलब उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे हर चीज में। जी। ठीक है। फैमिली ने। इसी क्रम में कुछ हमारे सवाल हैं जो कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी कुछ सवाल मैंने इसमें लिए हैं, और कुछ जो जी लोग सर। आपसे जानना चाह रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप अपने जी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि शुरुआत से आपने पढ़ाई कहाँ पे की, फिर अब धीरे धीरे कहाँ तक आई, और क्या क्या पढ़ाई आपने, क्या कौन कौन सी डिग्रियां ली, ये सब बारे में आप जी बताएं। सर, 10th और 12th तो सीबीएसई से ही की है मैंने। जी। और उसके पहले बाद ये मैंने। हमारे साथी को ये बता दें कि आप कहाँ पे अभी वर्तमान में हैं और कहाँ आपका घर है, और आपकी पढ़ाई कहाँ के कौन कौन जी से जगह पे आपने पढ़ाई की सर, मैं शुरू से ही दिल्ली में रही हूँ, बचपन से ही। है। और सारी मेरी स्कूलिंग सब दिल्ली में ही हुई है, पढ़ाई वगैरह सब दिल्ली में हुआ ठीक है। तो है। आपका जी फिर सर। शुरुआत से 10th और 12th से बता रही थी, जी बस कंटिन्यू करिए सर, उसे। 10th और 12th सीबीएसई दिल्ली से हुआ है, और बीए भी मैंने ड्यू से किया है। और उसके बाद मैंने बीए प्रोग्राम किया था एक्चुअली। सब्जेक्ट का? और सर, बीए प्रोग्राम में इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ये सब्जेक्ट थे मेरे। ठीक है। और उसके बाद एमए इग्नू से किया है, एमए इंग्लिश में किया है। ठीक है। और मैंने वो पीजीडीटी का डिप्लोमा किया है, ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। जो कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में ये जरूरत है जिसकी। मैंडेटरी है, हाँ जी हाँ हाँ, सर। मैंडेटरी, उसके बिना आप इसमें ये नहीं अलग हो सकते। जी सर। ठीक है। तो दीपशिका जी, अब मैं चाहूंगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएं कि उनका कितना योगदान रहा, आपके परिवार में कितने लोग हैं। कभी कभी होता है कि हमसे जो छोटे भाई बहन होते हैं उनका भी हमारे सफलता में काफी योगदान होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके परिवार में ऐसा क्या सीन रहा, किन किन लोगों का योगदान अहम रहा, जिनका नाम आप इस जिक्र करना चाहेंगे। सर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, पूरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका बहुत योगदान रहा। और खासकर मेरे पापा ने मुझे बहुत हेल्प की हर चीज में। कहीं भी जाना होता था तो साथ जाते थे, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं खैर अब तो उन्होंने मुझे, उनको भी भाषा से बहुत लगाव है, हिंदी और इंग्लिश। तो उन्होंने जो भी मुझे सवाल होते थे, मेरे कुछ भी डाउट होता था, तो मैं उनसे पूछती थी और वो क्लियर भी करते थे। तो पूरा सपोर्ट मिला मुझे फैमिली का, मम्मी का, पापा का, और मेरा भाई है एक छोटा। तो सबने मुझे पूरा सपोर्ट किया। ठीक है। जी सर।
अगला सवाल आपके लिए है कि कब आपने सोचा कि जैसे कि हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, तो इस क्रम जी में सर। शुरुआत से हमारे मन में कितने सारे ख्याल आते हैं कि पहले डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। हाँ जी। फिर आपका जो है जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, उम्र बढ़ती है, तब तब हम आसपास जी के और देखते हैं कि अरे इसके अलावा भी ढेर सारे प्रोफेशंस हैं जो इससे भी अच्छे हैं या जो मेरे लायक हैं, है ना। तो ऐसे हम्म। कई सारे पोस्ट होते हैं, कई सारे प्रोफेशंस होते हैं। तो आप इसके बारे में बताइए कि जैसे कि आपके घर वाले क्या चाहते थे कि हमारी बिटिया क्या बनेगी, और आपके मन में शुरू से क्या था कि आपको क्या बनना है। सर वैसे तो मेरे पापा पहले बोलते थे कि डॉक्टर बनना है तुम्हें। जी। जैसे कि हर बच्चे के साथ ये होता है, या तो उसे डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है स्कूल हाँ, टाइम पे। और शुरुआत में तो वही है ना कि जो बायो लिया वो डॉक्टर के ये लिए। था। हाँ, ठीक है। सर टू बी ऑनेस्ट ना, मेरा तो सच कहूँ तो जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे मैं इतनी अवेयर नहीं थी चीजों को लेके। मैं बहुत ही सीधी सादी सी और एकदम शरीफ बच्ची थी। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। सच बताऊं तो ये तो मुझे अवेयरनेस अब हुई है। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं ट्रांसलेटर ही बनूंगी पहले। कोर्स तो हालांकि मैंने काफी पहले कर लिया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ मुझे ट्रांसलेटर बनना है। मैंने कोर्स इस वक्त इसलिए किया था क्योंकि मेरी मुझे लैंग्वेज काफी अच्छी लगती है, लैंग्वेज से मुझे बहुत लगाव है, हिंदी इंग्लिश। तो इसलिए मैंने वो कोर्स किया था, न्यूज़पेपर में ऐड आई थी इस कोर्स की, और तब मैंने वो किया था। और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, उसमें फर्स्ट डिवीजन आई थी पीजीडीटी में। तो लेकिन उस वक्त भी मैं इतनी अवेयर नहीं थी कि मुझे यही करना है। और मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया था सर, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था लाइफ का, मतलब अभी तक कॉम्पिटिटिव आपने एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया। नहीं दिया सर। बस मुझे लगता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपने डीयू वगैरह का दिया होगा, एंट्रेंस टेस्ट ये सब। सर वो भी मैं बताना चाहूंगी, मैंने डीयू एसओएल से किया हुआ है, कोई अच्छा। एग्जाम नहीं दिया मैंने। हाँ जी। एसयूएल क्या हो गया यहाँ पे। सर स्कूल ऑफ डिस्टेंस ओपन अच्छा, लर्निंग। ओपन लर्निंग से किया, ठीक है। यानी ये यस पहला सर। एग्जाम है और पहली बार में ही आपने सफलता पाई। जी सर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में फिर ये कब आया कि ट्रांसलेटर ऐसा है, कुछ पोस्ट है, इसकी ये एलिजिबिलिटी है और मुझे इसमें करना है, सर मैं अच्छा ये कर मेरे सकता हूँ। दिमाग में पिछले साल ही आया है, जब किसी मित्र मुझे ने बताया, किसी टीचर ने कहा, क्या हाँ, कि मतलब किसके थ्रू पता चला आपको ये चीज। मतलब मुझे ये नहीं बताया कि मैं जेएचटी का ही करूं, मुझे हाँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब एनकरेज किया गया फैमिली और अच्छा फ्रेंड्स के अच्छा। द्वारा। तो मैं तब इस बारे में मैंने खुद ही पता किया कि हाँ यार, मैंने कोर्स भी किया हुआ है और जीएसटी का एग्जाम भी है, जो रिसेंटली जिसकी एप्लीकेशंस आने वाली हैं। तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, और उसके बाद बस मैं इसकी तैयारी में जुलाई से ही लग गई थी, जुलाई 2022। यानी कि हाँ जी। आपने इसके अलावा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ देखा नहीं, सिर्फ एक ही जब सेलेक्ट किया तो सिर्फ यस। इसी एग्जाम को सेलेक्ट किया और इसी की तैयारी की बिल्कुल आपने, सर। और पहली बार में। तो मैंने कोई और एग्जाम भी नहीं मैंने फिल किया था, जैसे केवीएस वगैरह जी जी। चल रहे आगे भी। मैंने हम्म कोई एग्जाम वगैरह कोई और फॉर्म फिल नहीं किया था। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से था कि मेरा एक होता है ना गट फीलिंग, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, हम्म। कि मैं लग कर किसी चीज में इसमें करूंगी तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी, और मुझे आपने अपने पहले ही जैसे ऊपर। बताया कि आपकी भाषा पे पकड़ और भाषा में रुचि काफी पहले से थी, तो मुझे जी सर। लगता है कि जी उसकी सर। तरफ आप इसलिए। ठीक है। हाँ अब जी मैं सर। ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि कई सारे अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, साथ ही हमारे छोटे भाई बहन जो होंगे जो तैयारी कर रहे जी होंगे या आगे जी। आने वाले टाइम में तैयारी करना चाहते हैं, तो जी सर। उनके लिए जैसे कि एक सवाल ये मन में बराबर आता है कि कहीं ज्यादा टफ तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि बता दूं सभी को कि लेवल 6 का ये जॉब है और काफी रेप्यूटेड हाँ जी। पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है और काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है इसे। तो क्या ये कितना मुश्किल है या कितना आसान कहा जा सकता है एसएससी जीएसटी एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है। और इसके साथ मैं एक सवाल और ऐड करूंगा कि इसमें हाँ कितना जी टाइम, एक सफिशियंट टाइम कितना होता है जिसमें इसकी तैयारी एकदम अच्छे से की जा सकती है ताकि आपको सफलता मिले। सर, मैं अपने नजरिए से बताऊं तो ये एग्जाम देखा जाए तो कहते हैं कि उन लोगों के लिए तो वरदान है जिनकी मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह वीक है। उन लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें ना मैथ्स है एसएससी जीएसटी में, ना रीजनिंग है, ना ही कुछ और सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश है। आपके बस लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ हो तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं सर। अपने बेसिक्स क्लियर रखेंगे और अपना बेस्ट देंगे तो ये एग्जाम अच्छे से, मतलब काफी इजीली क्रैक हो सकता है। और समय यस की सर। बात करूं, जैसे एक सफिशियंट टाइम कितना होता है कि जिसमें इसको आपको लगता है कि ये किया जा सकता है। ड्यूरेशन तो सर जैसे कि प्रैक्टिस तो सर पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर मेरे साथ तो क्या था, बेसिक्स क्लियर थे, ठीक थे मतलब। तो इसलिए आप लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आप इसमें कम से कम
7-8 महीने तो चाहिए, मतलब पहले से स्टार्ट करने का, एग्जाम वगैरह सबका मिला के यानी कि सब प्रिपरेशन। क्या कहते हैं, कैंडिडेट टू कैंडिडेट जो आपका वेरी करेगा ये चीज, किसी के बेसिक क्लियर हैं जी बिल्कुल तो उसे आई थिंक बिल्कुल कम समय बिल्कुल। लगेगा, जी, और जिसके जैसे बेसिक क्लियर नहीं है उसको मेहनत करने में फिर कुछ टाइम उसको थोड़ा लगेगा उसको। ज्यादा टाइम हाँ, लगेगा। हाँ सर, ठीक है, वही मतलब चीज है। 6 महीने अप्रोक्स मान सकते हैं कि एवरेज आप टाइम इस पे अगर बिल्कुल। डेडिकेटेड देते हैं तो हाँ सफिशियंट जी, हाँ आपका जी, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके। अब मैं इस सवाल पे आना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ साथी होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी से काम हो जाता है, क्योंकि आप हाँ कहीं भी जी। एग्जाम नहीं दे रही थी तो आपको इस कंपटीशन का जो एक माहौल होता है उसके लिए जो तैयारियां हम्म होती हैं उसका आपको हम्म। अनुभव कम रहा होगा और जी कैंडिडेट की सर। अपेक्षा तुलना में। तो क्या आपने इसके लिए कहीं कोचिंग की है, क्या कि कहीं तैयारी की है, या कहीं पे आपने पेड कोचिंग जो है या जो भी तैयारी किसी टीचर के गाइडेंस में आपने तैयारी की है, तो उनका आप प्लीज नाम लें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप जिनकी वजह से यहाँ तक पहुंची हैं उन टीचर को भी सम्मान हाँ जी मिलना जरूरी होता है। ठीक है, बताइए आप। सर, जो मैंने पेपर वन की जो तैयारी की थी वो तो सेल्फ स्टडी की थी, जो कि पेपर वन होता है 100 इंग्लिश 100 ऑब्जेक्टिव और टाइप। हाँ हिंदी। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव टाइप की तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पेपर टू के लिए मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए, इवेल्युएशन चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के किसी लिए। टीचर। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव के लिए, हम्म, एसे ट्रांसलेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने आनंदम सर है, जी एक आनंदम ट्यूटोरियल से, जी। उनसे सर पेड कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा। बस वही, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, और यानी काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया था। हाँ, सर गाइडेंस में रह के आपने तैयारी किया पेपर 2 का आनंदम जी सर के, सर। और उनसे आपको जी काफी सर। ज्यादा फायदा मिला है। जी सर। ठीक है, जी। चलिए। तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जाता है आपकी तरफ से, और यस वो सर। आपको ये होना चाहिए कि हाँ, गुरु का ये बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता जितना करते हैं उतना ही गुरु का भी, किसी भी गुरु से आप पढ़े हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि एक तो आपने पेपर 2 का ये तैयार किया, इसके साथ ही आपके और भी कोई जैसे कि लैंग्वेज पे पकड़ या लैंग्वेज में जो रुचि रही है उसके लिए आप किसी हम्म। और टीचर का नाम लेना चाहेंगे स्कूल टाइम में, या कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनकी वजह से हमें उस सब्जेक्ट में और ज्यादा रुचि आती है ना? ये तो कम्पिटिटिव लेवल पे, आपने तो किसी और टीचर का या कोई आपको याद है या किसी को कहना चाहेंगे आप कि सर, एक हाँ? मेरी स्कूल में मैम थी, उषा रानी मैम, वो अच्छा, हिंदी पढ़ाती थी हमें। 10th तक। तो वो काफी, हाँ 10 हाँ तक। हाँ हाँ। और मैंने संस्कृत भी पढ़ी है 8 तक। तो एक मैम थी संधिनी मैम, तो उस वो भी काफी, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाती थी वो भी। तो ये टीचर्स हैं जो मुझे आज भी हमेशा, वैसे मुझे सारे टीचर्स याद है, बट आपने इनका पूछा तो हाँ, इसलिए। लेकिन होता है ना कि किसी टीचर की वजह से हमें वो चीज और पढ़ने को मन करता है। ठीक है। यस सर। अब मैं हाँ जी। ये आता हूँ कि क्या आपने कभी मॉक टेस्ट लगाए, जैसे कि होता है कि हमारी तैयारी जब एक बार हो जाती है तो हम देखना हाँ चाहते जी हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा है, हम एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या आपने मॉक्स लगाए हैं कभी? सर, मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक्स लगाए थे, मैंने उसका अच्छा, पास भी लिया था। और मैं उस मॉक्स लगाती रहती थी उसमें, तो मैं फुल मॉक और सेक्शन वाइज, तो कितना चैप्टर वाइज मॉक्स कितना रोज। सही है टेक्स्ट बुक का ये जो आपका मॉक टेस्ट है, वो कितना एक्यूरेट जाता है, या हम्म। कितना मतलब तैयारी करने के लिए वो सही है क्या? तब मेरे ख्याल से तो बेस्ट है वो, बेस्ट है। बहुत अच्छा है, उससे बहुत हेल्प मिलती है तो इससे। वो एस्पिरेंट इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जो लोग कहते हैं कि टेस्ट कहाँ से लगाएं कैसे लगाएं, तो टेक्स्ट बुक ऐप हम्म। जिन्होंने लगाया तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। यस। अब मैं बुक लिस्ट पे आता हूँ, वैसे तो बुक लिस्ट का जैसे कि प्रॉपर सबको मालूम होता है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से बुक फॉलो किया प्री और मेंस के लिए? सब प्री के लिए मैंने लूसेंट की, सामान्य हिंदी, हिंदी के लिए लूसेंट की बुक्स पढ़ी थी। इंग्लिश के लिए मैंने लूसेंट का ही लिया था, जनरल इंग्लिश। और मेंस के लिए तो मैंने अरिहंत की वो ऐसे बुक आती है ना, हिंदी और जी इंग्लिश की, जी मैंने जी, वो ली थी बस, निबंधमाला और और कुछ नहीं लिया था। ऐसे करके आती है। और बाकी पेपर टू के लिए तो मैंने पेड कोर्स किया था, तो वहां हाँ से हाँ मुझे हाँ, मटेरियल तो सर के गाइडेंस में आपने ऑनलाइन वहाँ मिल किया जाता था। था। हाँ जी सर। ठीक है, यानी कि बुक लिस्ट ये फॉलो आपने किया था साथ साथ, और आपके जी सर। कोचिंग से जी। गाइडेंस मिला। ठीक है। अब ये जानना चाहूंगा कि जैसे कुछ साथी हमारे ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे लोग समझने लगते हैं कि सिलेक्टेड कहीं दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हैं। होता क्या है कि सब वैसे ही हैं, उसी रूटीन से पढ़ते हैं, उसी बुक से पढ़ते हैं। अंतर कहाँ पे हो हम्म। जाता है, इंटरव्यू देखने के बाद यही पता चलता है कि क्या हमने मिस कर दिया और क्या इन्होंने उस चीज पे, किस चीज पे ध्यान दिया। तो आप मुझे जी ये सर। बताइए कि आप जब तैयारी करती थी, प्रिपरेशन का आपका जब दौर था, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका डेली रूटीन क्या होता था, सोने से लेके वहां तक, सोना रात मतलब सुबह जब उठते हैं और रात तक का, और आप कितने घंटे पढ़ाई, क्योंकि कुछ साथी ये हैं कि घंटा जानना चाहते हैं कि कितने आवर पढ़ाई किया जाता है इसके लिए। आप दोनों चीज बताएं, पहले रूटीन बताएं और फिर कितने आवर्स आप स्टडी करते थे उसका ओवरऑल। सर
मैं कोई जॉब तो कर नहीं रही थी, मतलब तो इसलिए मैं अपना जो सारा टाइम है ना वो आराम से पढ़ाई को दे पाती थी। ठीक। और मैं जो पेपर वन में मैंने स्टार्टिंग में 6-7 घंटे आराम से मैं पढ़ रही थी, मतलब। मतलब और ओवरऑल आपका 24 घंटे मुझे, में 6-7 घंटे। तो इसमें हाँ, क्या था पढ़ाई आपका का। कि लगातार था या कुछ ऐसा रूटीन कुछ आप बता दें सुबह से शाम तक का कि किस किस टाइम में आप सर पढ़ाई करते लगातार तो मैं नहीं कहूंगी सर, मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर लगातार पढ़ते हैं ना तो आपका माइंड भी एकदम से ठप सा हो जाता है। आप एक क्योंकि उस स्टार्टिंग में ना जैसे लगातार पढ़ते थे ना तो एकदम से ब्रेन भी ऐसे उतना अजीब अटेंटिव नहीं रह तरीके से। पाता है लगातार। हाँ, जय। वही। हाँ। तो थोड़ा ब्रेक लेके पढ़े, थोड़ा बीच में चाय कॉफी पी लें जो भी आपका मन हो, और 2-3 घंटे पढ़े, फिर ब्रेक लें, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर आप पढ़ लें। कहने का मतलब तो वो शिफ्ट वाइज बेस्ट आप रहता है। बांट लीजिए, जैसे 6 घंटे आपको पढ़ने हैं हाँ जी सर। तो दो दो हाँ घंटे जी, करके 3 शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं कि सुबह उठा 2 घंटे पढ़ जी लिया, फिर कुछ काम कर लिया, इस जी तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक है। सर, जी सर। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि कई बार जैसे सिलेक्शन जी। के दौर में जैसे आपको पहली बार में सफलता मिल गई, कई हाँ जी। कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कई हमारे साथी ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबकी मजबूरी होती है अपनी अपनी, सबका दायित्व तो होता है, सबका फैमिली स्टेटस अलग अलग होता है। तो कहने का हम्म। मतलब क्या है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते या तो असफल हो जाते हैं। असफल होने के कारण होता है कि कई साथी ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, जिनके पिताजी पैसा भेज रहे हैं, तो रिश्तेदारों का भी हम्म। ताना उनको सुनना पड़ता है कि क्या कर रहे हो, अभी तक हम्म। तैयारी ही कर रहे हो, हमारा लड़का तो बन गया, हमारा लड़का तो इतने साल पहले निकल गया, ठीक है, और तुम उसी के साथ हो, देखो अभी तक क्या कर रहे हो। तो ये सब आपके साथ भी हुआ? और क्या कैसे अगर ऐसा सिचुएशन किसी के साथ आए, क्योंकि होता है कि जो आप तैयारी के दौर में रहते हैं तो कई विरोधों का सामना करना पड़ता है, तो उससे आप या कभी निगेटिव फील किया या कभी लो फील होता है इंसान को कि मुझसे होगा नहीं होगा, इतने लोग फॉर्म डाल रहे हैं, तो इससे आप कैसे अपने ओवरकम करते थे, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख पाते थे? सर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप किसी चीज के पीछे लग गए हैं जो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले ज्यादा इसका ना, जैसे बोलते हैं ना, ढिंढोरा पीटना, वो नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इससे आप लोगों की नजर में आते हैं, और लोग बातें तो बनाएंगे पीछे भी, और वैसे भी आपको बोलते हैं, एक कहते हैं, जैसे मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, इविल आए, हम्म। लोग शायद ना माने तो हम्म। टोक लग जाती है कई बार। तो आप बस अपनी मेहनत करते रहे, ज्यादा किसी को बताए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही, आप लगे रहे। और जब आपका रिजल्ट आए, जब आप सफल हो जाए, तो खुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगा आपको, किसी की, मतलब। और अगर आपको किसी को पता चल भी जाता है, जैसे रिलेटिव्स को या पड़ोस में, तो किसी की अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है तो किसी से आपको ना तो टेंशन लेने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। आप बस एक कान से सुने दूसरे से निकाले, और अपने बस लक्ष्य पर ध्यान दें। जैसे वो कहते हैं ना, अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख पर ध्यान हाँ। दिया था, तो बस वैसे ही आपको करना है, और अगर कभी किसी और ऐसा चीज हो पे ध्यान। कि जैसे फिर भी अगर हम्म। पढ़ने से कभी कभी होता है कि लगातार जब पढ़ते हाँ। हैं तो क्या होता हाँ है कि जी। कई मन नहीं करता पढ़ने का, या एकदम निराशा, मतलब जब काफी ज्यादा हाथ लग जाती है, तो उससे कैसे मतलब उबरा जाए, कैसे उसको फिर अपने आप को खुद से मोटिवेटेड कैसे रखें? इस केस में आपने कभी क्या किया? कोई बुक्स का सहारा लिया या किसी दोस्त से बात की या आपके कोई फैमिली में कोई सपोर्ट ऐसा कुछ किन लोगों से क्या किया आपने? सर मेरी तो, मैंने किसी बुक का तो सहारा नहीं लिया, लेकिन मेरी फैमिली ही मेरे लिए काफी सपोर्टिव रही है। तो अगर मैं लो फील भी करती थी तो अपने पापा से, मम्मी से बात करती थी, तो वो मुझे काफी चेयर अप करते थे। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, सबसे जरूरी कम्युनिकेट करना। जी। तो आपको अगर लो फील भी हो रहा है तो किसी अपने से कम्युनिकेट कीजिए, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको जिस पे आगे आप देखना ट्रस्ट कर चाहते हैं। रहे हैं, जिस पे आप ट्रस्ट बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। उनसे शेयर हाँ जरूर जी, करिए, अपने मन में बात नहीं शेयर रखिए। कीजिए अपनी बात। हाँ। हाँ जी। तो वो आपको जरूर मोटिवेट ही करेंगे, और आपको अच्छा फील होगा, और आप अपने मंजिल को जरूर और दूसरा पा कि खुद पाएंगे। पे भरोसा होना चाहिए कि लोग क्या बिल्कुल। कह रहे हैं उससे फर्क नहीं है। अगर मैंने नहीं। तैयारी शुरू की है तो इसको अंजाम तक मैं पहुंचा के छोड़ूंगा, चाहे एक बार में हो या 2 बार में हो या 4 बार में हो, मैं ये कर, पहुंचूंगा, इतना यस सर। भरोसा होना चाहिए। ठीक है। अब अगला सवाल आपके लिए ये है कि आपने यही डिपार्टमेंट क्यों चूज किया? क्योंकि जब होता है कि ऑप्शन फॉर्म हम लोग जब भर रहे थे तो होता है कि हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन है, पासपोर्ट वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, या ढेर सारे हैं, कैग है आपका जैसे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, टोटल इस बार 23 डिपार्टमेंट थे। तो आपने हाँ जी। राजभाषा कितने नंबर पे चूज किया था और आपने इसे ही प्राथमिकता क्यों दी? सर राजभाषा को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस ही दी थी।
और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस और मिल भी गया। यस सर, फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया मुझे और अच्छा, मार्क्स आ गए उतने, मतलब हाँ हाँ, इससे पहले इसलिए। मार्क्स आ गए तो एक चीज मैं इसमें शायद भूल गया, आपने स्कोर्स प्री और मेंस के और ओवरऑल एक बार बता दीजिए, काफी लोग जानना चाह रहे होंगे, प्री के कितने थे, मेंस सर पेपर 1 में थे 168.75, पेपर 2 में थे 89 और टोटल थे 257.75। ओके, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए, तो अब ये बताइए कि आपने राजभाषा ही क्यों चुना, इसका जवाब आप दे दीजिए। सर एक तो राजभाषा के बारे में मैंने सुना हुआ है कि ये ट्रांसलेटर्स के लिए जन्नत है, अच्छा। मतलब ऐसे सुना है कि ये काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो ये चीज मुझे लगेगी, और दिल्ली में ही इसकी ज्यादातर पोस्टिंग होती है, तो मैं एक ऐसा डिपार्टमेंट चुन रही थी जो अच्छा भी हो और मुझे दिल्ली में ही मिल जाए, क्योंकि मैं दिल्ली में वहीं रह रहती रही, हूँ, तो हाँ मैंने। वहीं रह रही है, तो आपको रहने में यस कहीं सर। कम से कम ये है कि दूरी होगा तो आने जाने में दिक्कत हो, इसलिए। हाँ। यस सर। और चलिए, भगवान की विशेष कृपा कि आपको ये मिल भी गया। जी सर। मुझे लगता है कि और लोगों का जन्नत छूट गया लगता है। सबका अपना अपना चॉइस। चलिए ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप जैसे राजभाषा आपने चॉइस किया, तो आपने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की होंगी, चाहे जिस भी सोर्स से इकट्ठा किया हो। तो अब आप पहले इसकी सैलरी बता दीजिए कि क्या सैलरी, जैसे कोई ज्वाइन करेगा राजभाषा अधिकारी, राजभाषा विभाग में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद पे जैसे जाएगा, तो उसकी अप्रोक्स दिल्ली में अभी ज्वाइनिंग सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि एक सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन का भी काम करती है। सर इस डिपार्टमेंट की सैलरी भी उतनी है जितनी कि किसी और डिपार्टमेंट की है सर, वही लेवल 6 है तो अराउंड 60 तक बैठेगी। 60 तक दिल्ली में अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो 60 से, आई हाँ थिंक सर, जब उतनी डीए डीए भी 4% बढ़ गया है, बढ़ गया है, हाँ तो तो सर इससे थोड़ी ऊपर बढ़ ही गई जाएगी। है, 63 समथिंग कुछ ऐसे हाँ, ही। 63 to 65,000 के अप्रोक्स आपकी हाँ। ग्रॉस सैलरी जो है वो आएगी। इन जी हैंड सर। सैलरी उससे हाँ। कुछ कम मिलती है, क्योंकि कटौतियां हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। इसमें जैसे हर एक विभाग का, जैसे इसमें आपका प्रमोशन का जो चांस है वो अलग अलग है, तो इसमें क्या है, क्या हम्म। प्रमोशन कितने तक हम जा सकते हैं, या इसके अगला लेवल प्रमोशन क्या होता है, कितने दिनों बाद होता है, वो बताइए। सर जो मुझे किसी से पता चला था वो यही था कि जैसे जैसे अभी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बनते हैं तो उसके बाद 5 इयर्स के बाद एसएचटी बनने का है अगर आपके उसमें। सीनियर और रिटायर हो जाते हैं इस हिसाब से। हाँ, जैसे अभी जैसे मैं जीएसटी लग जाती हूँ तो हाँ, 5 साल बाद एसएचटी ठीक है। बन जाएंगे, हम्म। ऐसे है। और उसमें और बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह ही है वैसे मतलब इसमें इसमें भी। प्रमोशन होते रहते हैं, या कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां प्रमोशन मतलब कई सालों तक रुक जाता है, सैलरी तो आपकी बढ़ती चली जाती सर इसमें रुकता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है है ना, सर, इसमें ऐसा प्रमोशन नहीं है मतलब आप वैसे सर। ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। सर मुझे सच बताऊं तो अभी इसका प्रमोशन का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना मैंने सुना है काफी बच्चों से कि इसमें अच्छा है, मतलब रेगुलर है, मतलब ऐसे कुछ रुकने का कोई वो नहीं है, चांस ओके। इशू तो। और इसका जॉब लोकेशन क्या सिर्फ दिल्ली में है, या कहीं और भी इसका आपको मतलब डिप्यूटेशन बेस पे भेजा जाता है इसमें कुछ। सर मोस्टली वैकेंसी दिल्ली में ही है, और जो आउट ऑफ दिल्ली है वो सारी फील्ड है, मतलब मोस्टली फील्ड है, तो चलिए, इसलिए ज्यादातर बच्चों को दिल्ली ही मिलेगा। अच्छा, इसमें हॉलीडे का क्या कैसे रहता है, हफ्ते में कितने दिन का आपका वर्किंग रहेगा। सर सैटरडे संडे ऑफ है इसमें, 5 डेज वीक है आई थिंक केंद्र वर्किंग। सरकार की जितने भी इस पोस्ट पे जो है, तो सब में सैटरडे संडे ऑफ ही है, यानी हाँ हफ्ते जी में सर। 5 दिन ड्यूटी करो, 2 दिन वीकेंड बनाओ। बहुत बढ़िया है ये तो। और क्या है इसके जी सर। फायदे कुछ, और जैसे डिपार्टमेंट की अपेक्षा अगर इसको ये किया जाए, इसका क्या फायदा कुछ और है, एक्स्ट्रा पर्क्स आपके इस डिपार्टमेंट की राजभाषा के। एक्स्ट्रा सर एक तो ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो वो चीज तो अपने आप में काफी, हाँ, मतलब खुश कर देने वाली है कि ठीक है। मतलब आप गृह मंत्रालय के अंडर काम कर रहे हैं, उसके भी जो भी पर्क्स होंगे सर वो सारे मिलेंगे ही, वो चीज जो भी हॉलीडेज है और और जो बाकी भी। काम जो है वो काम हर एक डिपार्टमेंट का, और इसमें भी सेम ही रहेगा, आपका काम क्या रहेगा वैसे, हाँ सर ट्रांसलेशन, वही तो ट्रांसलेशन है, वही है। ट्रांसलेशन वर्क हाँ और जी सर। हिंदी कार्यान्वयन का जो काम आपका होगा, हाँ ये जी सर। सेमिनार वगैरह ये सब करना, ठीक है। अब मैं ये जानना हाँ जी। चाहूंगा कि जैसे कई साथी होते हैं, जैसे ये आपका पहला पड़ाव है, और जैसे ठहरने के लिए आपको ये सीट मिल गई अभी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हाँ बन जी। गए, इसके बाद आगे जी क्या सर। करना है, आप इसी डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने चाहती हैं, या कुछ और सोच के रखा है आप अपने बारे में आगे चलते, कि कुछ और पढ़ाई करनी सर है, अभी कुछ और बनना है, क्या सोचा है। सर फिलहाल तो मेरा सारा फोकस इसी पे है, मैं इसी पर ही फोकस करूंगी और इसी में अपनी पकड़ बनाऊंगी, ताकि और जो कुछ भी अगर करना भी है मुझे लाइफ में आगे तो वो मैं बाद में, अभी फिलहाल 1-2 साल तक, 2-3 साल तक तो सारा ये इसी पे फोकस है सारा सर।
यानी इसी विभाग उसके में बाद आपको ही आगे कुछ। बढ़ते चले जाना है, आपने ये सोच के रखा हाँ है। जी सर। चलिए, बहुत हाँ अच्छी जी। बात है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि कई सारे साथी ऐसे हैं जो जीएचटी एग्जामिनेशन 2022 का उन्होंने दिया, लेकिन पॉइंट पॉइंट से, मेरी कितने दोस्तों से बात हुई साथी से जिनका पॉइंट हम्म। 25 0.15 इस तरीके से उनका सिलेक्शन रुका है। ठीक है, तो हम्म। जिनका काफी डिफरेंस है उनको तो काफी मेहनत करने की जरूरत है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जिनका कुछ पॉइंट से छूट गया, 1 2 नंबर 4 नंबर से छूट गया है, वो काफी निराश हम्म। हैं या क्या है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मुझे बस यही कहना है कि ये जैसे वो बहुत ये दुख की सोच बात रहे हैं है। कि मुझ में मतलब पता नहीं क्या हो गया, कितना ज्यादा डिफरेंस है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। जी। कई का ऐसा है कि किन्हीं का एज जो है बस एक बार एग्जाम देंगे अगली बार और एज उनका एक्सपायर हो जाएगा, तो काफी ज्यादा वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप क्या सजेशन होता है? हम्म। सर मेरे मुझे तो बस यही कहना है कि हिम्मत हारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। जिनकी एज है वो तो डेफिनेटली ट्राई कर ही सकते हैं, और भी ज्यादा अच्छे से और भी ज्यादा मेहनत से अपना बेस्ट दे, और तैयारी करें, दोबारा एग्जाम दे। और दूसरा, अगर किसी की एज निकल भी गई है तो सर मैंने तो ये सुना है कि काफी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें 40 तक भी ट्रांसलेशन का है। तो 35 तक किसी तो और रहता ही है, एग्जाम। बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, सब बहुत सारे ऐसे हैं, हाँ, और काफी कोट कई कैटेगरीज में तो रिलैक्सेशन भी मिलती सिस्टम है, भी तो है, हाँ। इसलिए इसलिए आप ट्राई करते रहें, आप बिल्कुल भी हार ना माने। उससे कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की भी हार हार नहीं नहीं होती। होती। जी, तो सर कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारना है। और वही है ना कि किसी को पहली बार में मिला है तो और किसी को क्या है, तो हो सकता है कि आप जिस दूसरी बात। पॉइंट से चूक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी हम्म। काबिलियत कम है। हो नहीं। सकता है कि इस बार सीट कम रही हो। ठीक है, यही सीट जब ज्यादा बिल्कुल। आएगी आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। यही जब सीट थोड़ी कम है तो आप कुछ पॉइंट से रह गए हैं, तो हिम्मत हारना नहीं है और आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बढ़ते आखिरी रहना। सवाल आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, सवाल नहीं, इसमें आप कुछ हमारे चैनल के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, या और कुछ अपने मन से कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए। सर आपके चैनल से तो मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और मैं सबसे पहले आपकी एक प्री के रिजल्ट की वीडियो देखी थी, जो वो देखते ही मैंने सब्सक्राइब कर लिया था यूट्यूब चैनल। तो और उसके बाद फिर मैं उसके थ्रू ही आपका व्हाट्सएप ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन किया। तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि आप भी हमारी तरह मतलब एक्सपायरेंट ही थे, और अब तो आपका भी ज्वाइनिंग होने वाली है। आपको जी, भी चल रहा कंग्रेचुलेशंस, है। धन्यवाद। आपका भी सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब इसके बावजूद आप पढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद आप इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप इतने लोगों को सिखा रहे हैं रोज। मुझे पता है कि आप रोज क्लासेस भी लेते हैं, तो सारी सीरीज है यूट्यूब पे। तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और चैनल बाकी में बहुत ही इंस्पायरिंग है और मोटिवेटिंग है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। नए नए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी इसमें नॉलेज है। व्हाट्सएप चैनल पे तो काफी कुछ नॉलेज रोज ही हम गेन कर सकते हैं। जी, मेरी काफी कोशिश अच्छे यही अच्छे है लोग कि जो काफी। कम से कम तैयारी कर रहे हैं साथी, वो हाँ जी सर। निशुल्क रूप से यहाँ से जुड़ के तैयारी करें, और हम चाहते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो। हम्म। क्योंकि इसमें जितने सारे लोग हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने मेंबर्स हैं, सब कोऑपरेटिव हैं। कोई भी सवाल पूछता जी। है तो वो तुरंत जवाब देते हैं। और मैं आपसे पर्सनली ये अपील करना चाहूंगा कि आपके हम्म। पास कभी भी कोई साथी अगर आता है, कुछ पूछता है, तो वैसे मुझे मालूम है कि आप उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन जरूर ये ध्यान रखेंगे कि आपसे जितना हो सके प्लीज उनकी हेल्प आप भी करिएगा। और उनको कम से कम आप जैसे पहुंच गई हैं, तो कैसे ढेर सारे हम्म। साथी होंगे जो आपकी तरह हम्म। राजभाषा विभाग को चयन करना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं। हम्म। तो कभी भी हम्म। ऐसा मौका मिले तो आप उनकी हेल्प जरूर करिएगा। ठीक है, और आगे हम लोग से जो चैनल के माध्यम से जो भी आपसे अगर चाहें तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम लोग भी तैयार हैं उस चीज के लिए। ठीक है, जी सर। चलिए, तो बाकी जो साथी देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, उनका भी अगर कोई कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना चाह रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी दीपशिखा जी जी भी सर। कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगी आपका। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे दीपशिखा जी? सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे आमंत्रित किया इंटरव्यू के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आपने मुझे आज आपका भी बहुत बुलाया। बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इंटरव्यू सीरीज अभी शुरू किया है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू प्लेलिस्ट जो अलग से एक बनाऊंगा अभी, जो उसमें ढेर सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं,
उनका इंटरव्यू रहे, ताकि जो तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं वो देखें, सीखें हाँ, और काफी उनको हेल्प मिले। तो उनके हेल्प के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग करते चलेंगे। और उम्मीद है कि आगे और भी, जैसे आपके बाद जो और भी डिपार्टमेंट के राजभाषा जैसे हो गया, कुछ और राजभाषा वाले साथी आएंगे, कुछ और कहीं के कुछ और डिपार्टमेंट वाले बिल्कुल। आएंगे, तो हर तरह का हुँ, यहाँ पे नॉलेज शेयर हो और उनसे लोगों को फायदा मिले। चलिए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। आपका थैंक भविष्य यू सर, उज्जवल हो, ये हम सब की तरफ से भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।